गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th साइंस बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ के महत्वपूर्ण कोशिकांग राइबोसोम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो लास्ट वाली जो वीडियो हुई है उसमें हमने आपको ईआर के बारे में बता दिया कि ईआर क्या होता है और वो कहाँ पाया जाता है। तो ईआर जैसे कि हमने बताया था कि ईआर वो केंद्रक से लगी हुई संरचना होती है, जो कि कोशिका कला और केंद्रक कला के मध्य उपस्थित होती है और ये स्केलेटन की तरह कार्य करती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ईआर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये ईआर होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने बता दिया आपको कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो टाइप के आपको दिख रहे हैं। ये दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इसका कार्य क्या होता है हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग राइबोसोम के बारे में बात करने वाले हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। देखिए, राइबोसोम के बारे में बात करें हम तो राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं और ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दाने की संरचनाएँ होती हैं, दानेदार होते हैं, रफ होते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग जो है बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग के अंतर्गत रखते हैं। और जो राइबोसोम है वो मेनली इसका जो कार्य होता है हम आपको बता दें तो वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। बिना राइबोसोम के प्रोटीन संश्लेषण हो ही नहीं सकती है। आप जानते हैं जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्लों की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन्स हैं वो बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। राइबोसोम जो होता है वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक कोशिका हो या यूकार्योटिक कोशिका हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम पे थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। अगर देखेंगे कोई भी अगर सेल है इस प्रकार से उसमें आपको छोटे छोटे दाने सदृश संरचनाएं मिलेंगी, जिसे कि हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और राइबोसोम की खोज की बात करें तो राइबोसोम को सबसे पहले पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। जी, अब सीधे नाम आप समझिएगा कि राइबोसोम इक्वल टू पैलाडे, यानी कि पैलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था। वो भी 1955 में की थी। ये जो है वो डमरू की आकृति के लगभग गोलाकार संरचनाएँ होती हैं और इनका जो व्यास है वो लगभग 140 से 160 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और ये बहुत ही सघन होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। तो आपको बेसिकली इसके बारे में जानकारी मिल गई कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो राइबोसोम जो हैं वो दाने सदृश संरचनाएँ होती हैं, यानी कि ये आप समझ सकते हैं सघन सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत ही छोटी संरचनाएँ, कणीय संरचनाएँ होती हैं। और इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। और ये डमरू या गोलाकार आकार की होती हैं और ये 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइबोस जो शब्द आया है वो एक्चुअल में राइबोस से आया है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बारे में आप लोग जानते होंगे। आरएनए एवं प्रोटीन आपस में मिल करके वो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो जो आरएनए होता है वो और राइबोसोम ये दोनों आपस में मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए तथा प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, यानी कि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो हैं वो पार्टिकल नेचर उसमें होता है और ये राइबोसोम को आप राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वो जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं वो सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी कि जो कोशिका है, कोशिका द्रव्य जो इधर कोशिका कला से घिरा हुआ जितना ये लिक्विड मटेरियल होता है उसी के अंदर ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। अतः अगर हम देखें तो ये अभी जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि ये ER से जुड़े भी हो सकते हैं। ये किससे जुड़े हो सकते हैं? ER से जुड़े हो सकते हैं। ER से जैसा कि आपने देखा था अभी कि यहाँ पर ये जो आप ER देख रहे हो, ये ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। R ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण ये देखिए ग्रैन्युलर संरचनाएं दिख रही हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ये या तो कहाँ मिलेंगी? ये या तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगी फ्री मुक्त अवस्था में, या आपको ये मिलेंगी ER से लगी हुई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ER कितना इम्पोर्टेंट है, जिसकी राइबोसोम को कंटेन करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक तथा केंद्रक में भी पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पाए जा सकते हैं ये राइबोसोम? कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये इस कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे या तो ER से लगे होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक आप जानते हैं कि ये स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। इसमें DNA भी पाया जाता है और RNA भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को डुप्लीकेट कर पाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक और केंद्रक के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जनरली कहाँ मिलेंगे आपको? ये जनरली आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि राइबोसोम क्या होते हैं, और अभी स्ट्रक्चर के बारे में इसके बात करेंगे हम लोग कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। देखिए, आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। तो ये आकार और अवसादन क्या है अभी हम आपको बताते हैं। आकार छोटा बड़ा आप समझते होंगे, जिसके साइज में अंतर हो, और वो आकार में अंतर इन दोनों के होता है, इसलिए इस पे इनको डिवाइड किया गया है। दूसरा कि ये इसमें अवसादन गुणांक होता है। अवसादन गुणांक का मतलब ये इसमें छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर के बनाती हैं। जैसे कि 70S है तो इसमें 16S यूनिट पाई जाएगी, 5S और जो है 4S, इस टाइप से कई यूनिट्स पाई जाती हैं। तो ये जो आकार में छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। तो इसके बेस पर हम लोग जो है वो राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 70S टाइप में और 80S टाइप में। ये अगर हम देखें 70S टाइप का राइबोसोम, तो ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। कितना होता है? 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है और जो क्लोरोप्लास्ट में DNA पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है, और जो बैक्टीरिया में पाया जाता है यानी कि जो प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम हैं वो 70S टाइप के होते हैं। और यूकार्योटिक में कहाँ मिलेंगे ये? यूकार्योट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे और बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कितने इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं यूकार्योटिक कोशिकाओं के। यूकार्योटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि राइबोसोम को कंटेन करते हैं। किस टाइप के? 70S टाइप के। 80S के बारे में हम देखें अगर, तो ये आकार में कुछ बड़े होते हैं। इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। 80S, ये शेडबर्ग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। एस को, ये जो एस आप देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये एस का मतलब होता है अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक या तो शेडबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है, शेडबर्ग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एस किस लिए रेफर करता है। ये अभी आपको बताएंगे हम कि इसमें यूनिट्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये 70S और ये 80S टाइप के होते हैं। ये उच्च विकसित और पौधों जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो 80S टाइप है यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये उच्च विकसित पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं 80S टाइप के जो राइबोसोम हैं। राइबोसोम की संरचना की बात करें, अगर हम राइबोसोम की संरचना की बात करें तो संरचना देखिए आपको इस प्रकार से यूनिट मिलती है। ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे कि 50S है और 30S है, ये दो यूनिट है। ये एक राइबोसोम है और यहाँ पर 60 है और 40 है, ये बड़ा वाला यानी कि 80S टाइप का है। देखिए 60 40 किस में पाया जाएगा? 80S वाले में। और 50 30 किस में पाया जाएगा? 70 वाले में। तो आप समझ जाइएगा कि ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं।
इसकी अगर हम बात करें तो ये 2 यूनिट से मिलकर बना होगा। एक होगा 50s जो कि बड़ी यूनिट होगी, और एक होगा 30s जो कि छोटी यूनिट होगी। अगर 80s टाइप वाले राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो 80s वाला राइबोसोम जो होता है 2 यूनिट से मिलकर बना होगा। एक बड़ी वाली यूनिट जिसे हम 60s कहते हैं, और छोटी वाली यूनिट जिसे हम लोग 40s कहते हैं। ये आपस में मिल करके एक राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें राइबोसोम की संरचना के बारे में, तो प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट्स का बना होता है। इसमें एक छोटी एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ करके, एक छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट आपस में जुड़ करके कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण करती हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़कर संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। 70s राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होगी वो 50s होगी, और छोटी सब यूनिट कितनी होगी, 30s होगी। 80s राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट कितनी होगी, वो 60s, और छोटी सब यूनिट कितनी की होगी, 40s की होगी। ये आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ते हैं। मैग्नीशियम आयन जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जुड़ जाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगा तो भी अलग हो जाएंगे। Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम 2+ की सांद्रता से के कम होने पर राइबोसोम के दोनों भाग अलग हो जाते हैं, और Mg2+ की सांद्रता अधिक होने पर अनेक राइबोसोम एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम्स कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा यहाँ पर कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। यहाँ पर पॉलीराइबोसोम को हम राइबोसोम के अंतर्गत पढ़ते हैं। पॉलीसोम किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। क्योंकि जब Mg2+ का जो सांद्रता है वो ज़्यादा होगी, तब ये दोनों ही सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ढेर सारे सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी तो ढेर सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, ढेर सारी यूनिट इकट्ठी हो जाएंगी, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीसोम बोलेंगे या पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। इसका कार्य अगर हम देख लें, कार्य की बात करें अगर, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, ये राइबोसोम का कार्य होता है, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, और इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तो आज हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।